राज करो वाला। तो मुझे लगता है कि ये विचार उनका यही है कि आप फूट डालो, लोग जातियों में बटेंगे, लोग जो है डिवाइड होंगे, तो जब वो जातियों में बटेंगे, डिवाइड होंगे, तो उन पर राज करना आसान होगा। ऐसा बयान है, मतलब अशिक्षिता बयान है ये, कोई मतलब देश के हित के लिए नहीं है। नहीं, इनके लिए तो भले पूछिए, तो इनके लिए कानून के दायरे में आकर के उनको जेल भेजना पड़ा ऐसे आदमी। जातीय नेता होते हैं, वो सिर्फ अपना विकास चाहते हैं, विकास देखते हैं। हाँ, वो सिर्फ चुनाव के वक्त आपको हिंदुओं को बांटेंगे। हम हमारा विकास हो, हमारे परिवार का विकास हो। हमारे नहीं चाहती, ये तो बात आप भी जानते हैं और सब जानते हैं। पागल बनाती है सरकार, सिर्फ नाम के लिए कहती है। ये जो योगी जी का बयान है, अभी आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले कि बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? और विपक्ष है कि बार बार जातीय जनगणना की बात करने लगता है। देखिए योगी जी भारत को एकता के सूत्र में बांधने की बात करते हैं। भारत का जो आज तक का इतिहास रहा है, जब जब हमारा सनातन समाज हिंदू धर्म बटा है, तब तब हम पर बाहरी शक्तियों ने आकर राज किया है। चाहे वो मुग़ल रहे हों, चाहे अंग्रेज़ रहे हों, चाहे पुर्तगाल रहे हों, ऐसे ही करके जो है, तो उनका कहना कोई गलत नहीं है। अगर हम आज बढ़ते हैं या हमारे विचार बढ़ते हैं या हमारी एकता खंडित होती है, तो फिर अखंड भारत का जो सपना है वो साकार नहीं हो सकता है। तो इधर जो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, योगी जी सोच रहे हैं कि भारत को जो है अखंड राष्ट्र बनाया जाए, हिंदुत्व में एकता लाई जाए, जो बार बार जातियों में विभाजन की बात होती है उनको एकत्र किया जाए। वही विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की काट को ढूंढ रहा बार बार कि कैसे हिंदुओं में जातियों का विभाजन किया जाए। बार बार जातियों का नाम लेना, बार बार पीडीए का नारा देना और हिंदू को सिर्फ सवर्ण को ही मान लेना, क्या ये कहाँ तक जाए? देखिए बात ये है कि जो इनका विषय है विपक्ष का, तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो विपक्ष जो है, अगर हम थोड़ा समय पहले चलते हैं तो लॉर्ड डलहौजी इस देश में आया था, जो अंग्रेज़ों के ब्रिटिश, हाँ, फूट डालो राज करो वाला। तो मुझे लगता है कि ये विचार उनका यही है कि आप फूट डालो, लोग जातियों में बटेंगे, लोग जो है डिवाइड होंगे, तो जब वो जातियों में बटेंगे, डिवाइड होंगे, तो उन पर राज करना आसान होगा। ऐसा मुझे लगता है। गांधी बार बार जातियों की बात करते हैं, जब उनसे उनकी जाति पूछ ली जाती है तो बड़े आक्रोशित हो जाते हैं। अखिलेश यादव भी आक्रोशित हो जाते हैं। और जो है अगर देखा जाए तो जो बड़ी पार्टियां कांग्रेस हैं, तो उसमें जितने भी उनके बड़े बड़े नेता हैं वो सब तो सवर्ण जाति के हैं, तो ओबीसी की बात क्यों करते हैं? मतलब बार बार जातियों में क्यों बांटना? पहले अपनी पार्टी ही तो सुधार लें। देखिए ऐसा है कि अब राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहें, ठीक है, वो तो एक जो होता नहीं है कि एक मुखौटे के ऊपर एक मुखौटा जो है, बस वही उनका हाल है। वो किसके पोते हैं और किसके जो है क्या नाम है, किस आक्रोशित हो जाते हैं उनकी अवश्य, बिल्कुल यही सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है। अगर एक चीज़ देखा जाए तो सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है। और रही बात जो चाहे सपा हो, चाहे जो भी इत्यादि जितनी भी पार्टियां हैं, वो जब मोदी जी आए 2014 के पहले, जो मुझे लगता है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, तब उत्तर प्रदेश में ही लोग जो है जातियों में बटे हुए थे। लेकिन पहली बार अगर सनातन या हिंदू होने का एहसास या एक सूत्र में बांधने का काम किसी ने अगर किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। मतलब कि भाजपा के आने के बाद हिंदुओं में जो यूनाइट हो, मतलब एकता बनी थी, अब उसे विपक्ष परेशान होके हिंदुओं में कैसे फूट डाला जाए इसकी कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, उनका पूरा प्रयास है कि लोग बटें, लोग एक दूसरे से पहले तो जातियों में बांटेंगे, फिर जातियों के में जो विष भरेंगे कि हाँ भाई आप इनसे छोटे हो या इनसे बड़े हो, ठीक है। तो देखिए जाति एक व्यवस्था थी कि भाई ठीक है, अगर एक काम है तो सब लोग मिल बांट के आप लोग कर लीजिए, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी नहीं था कि आप किसी को छोटा समझे, किसी को बड़ा समझे। तो आज पुनः वो प्रयास किया जा रहा है जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये विपक्ष उसी रास्ते पे है। जब कोई भी कांड हो जाता है, कोई चीज़ हो जाता है, तो क्या ये लोग जो नेता लोग हैं, ये जाति बिरादरी अपनी पार्टी देख के उस मुद्दे को उठाते हैं? जैसे आप अयोध्या कांड देख लीजिए, और आप दूसरा कांड आप कन्नौज का देखे होंगे, जिनमें DNA मैच भी कहा गया, सैंपल मैच भी कहा गया कि वो दोषी हैं। वो समाजवादी पार्टी से आपके अयोध्या कांड वाले मोहित खान भी थे और वहाँ के नायब सिंह यादव जी भी थे। तो क्या समाजवादी पार्टी अपने पार्टी के बचाव के लिए जो है यहाँ पे एकदम कुछ नहीं बोलती है? लेकिन अगर कहीं यही कांड कहीं और हो जाता है तब वहाँ पे ये सब कूद के पहुँच जाते हैं। जैसे आप बंगाल में ये लोग चुप हैं, हिंदुओं पे जब हमला होता है तो वहाँ पे चुप हैं। तो इन लोगों की राजनीति कहती कहाँ है, कहाँ तक ये टिकेंगे, कहाँ तक ये रूल एंड डिवाइड का फॉलो करते रहेंगे?
देखिए, बात ये है, जब राजनीति हो अच्छी बात है, राजनीति होना चाहिए, लेकिन राजनीति राष्ट्र नीति पे होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम हो, राष्ट्र के जो लोग हैं वो प्रथम होने चाहिए। जब हम ही नहीं रहेंगे तो आप राजनीति किसके लिए करेंगे? बांग्लादेश में हिंदुओं का जिस तरीके से दमन हुआ, उससे पहले पाकिस्तान में आप देख लीजिए, पाकिस्तान के पूर्ण राह पे बांग्लादेश है। अगर आज हम यहाँ से आवाज़ नहीं उठाएंगे उनके लिए तो कौन उठाएगा? वहाँ के तो मौलाना कह ही रहे हैं, बांग्लादेश के मौलाना जो कट्टर हैं वो तो खुद ही कह रहे हैं कि 2040 तक हमारा टारगेट है कि हिंदुओं को बांग्लादेश से बिल्कुल विस्थापित कर देना और मुस्लिम राष्ट्र बना लेना है। वही चीज़ अफ़गानिस्तान में हुआ, किस तरीके से हिंदुओं को मार के भगाया गया, जहाँ पर आज़ादी के बाद पाकिस्तान में मुसलमानों की हिंदुओं की आबादी 24% थी, आज घटे 3%, 2% भी नहीं रह गई। यानी कि जहाँ पर आपको लगता है कि मुसलमान हैं, वहाँ पे हिंदुओं की आबादी एक धर्म के नाम पे घटाई जा रही बार बार, और यहाँ पे हमारे धर्मनिरपेक्षता के आधार पर उनको विशेष छूट दिया जाए। वक्फ बोर्ड इसका एक उदाहरण है। देखिए, वक्फ बोर्ड तो मेरे हिसाब से एक कोड है, एक ऐसा कोड है। बताइए, इस देश में सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन किसी के पास है तो सेना के पास है, सेना के पास अगर उसके बाद बात किया जाए तो रेलवे के पास है, और उसके बाद इस देश में वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है। किस लिए है भैया? किस लिए ये ज़मीन उनके पास है? कि अगर उसका किराया सिर्फ देखा जाए तो 20,000 करोड़ रुपया उसका हर महीना जो है किराया आएगा। ऐसा मैं रिपोर्ट देख रहा था। बनारस में एक वाक़या आया है कि वक्फ बोर्ड ने एक हिंदुओं के पूरे गांव पे, जो कि 1931 से उस गांव में रह रहे हैं, उस पर दावा ठोक दिया कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, पूरी गांव खाली करो। तो वक्फ बोर्ड की ये जो मनमानी है वो कहाँ तक चलती रहेगी? सरकार इस पर बिल भी लाई, विपक्ष विरोध कर रहा है बार बार। देखिए, ये विपक्ष इसमें सरासर गलत काम कर रहा है और वक्फ बोर्ड ख़त्म होना चाहिए। ये हमारे भारतीय समाज के लिए, ये हमारे भारत के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर हम भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोना चाहते हैं तो उसके लिए वक्फ बोर्ड का ख़त्म होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक विषय है। तो ये बताइए कि योगी जी के इस बयान को कहाँ तक देखते हैं कि बटोगे तो कटोगे? क्या कहना चाहते थे? जैसे इस बारे में वो जो कह रहे हैं वो सत्य है, इसलिए कि जिसमें फूट पड़ी तो लूट पड़ी, ये परंपरा चली आई है। परंपरा चली आई, जहाँ फूट हुआ है वहीं जो है विघटन हुआ है। तो अगर फूट पड़ेगी तो इसमें कहीं ना कहीं जो है फॉल्ट पड़ेगा। जो है यहाँ पे इनका काट विपक्ष ढूंढ रहा है बार बार, जातीय जनगणना का कैसे हिंदुओं में जातीय विपक्ष जो है, विपक्ष हमेशा जो है जब से मतलब विपक्ष जो है मतलब जब से टूटा तब से वो यही हेर रहा है कि ये काट क्या चाहिए, मतलब दुश्मन का काट क्या चाहिए। लेकिन ये हमारे जो है मतलब भारत के लिए जो है नुकसान पड़ेगा। विपक्ष का जो भाषा है वो गलत है। लालू प्रसाद यादव तो कहते हैं कि मरते दम तक हम जब तक जातीय जनगणना नहीं करा लेंगे, बीजेपी को कान पकड़ कर उठक बैठक करा देंगे बीजेपी आरएसएस को, तब भी हम जातीय जनगणना करेंगे। देखिए, ये तो मूर्खता की बात है। मतलब मूर्ख बयान है, मूर्खता बयान है, मतलब अशिक्षिता बयान है। ये कोई मतलब देश के हित के लिए नहीं है। नहीं, इनके लिए तो भल पूछिए तो इनके लिए कानून के दायरे में आकर के उनको जेल भेजना पाए ऐसे आदमी को। अगर गलत बयान दे रहा है आदमी, देश के हित अनहित के लिए दे रहा है, तो उसको जेल होना चाहिए जो है। लेकिन नहीं, ये हिंदुस्तान है, इसमें ये फ्रॉड आदमी जो है आगे चल रहे हैं और इनका जो है इनका साथ सब दे रहा है। कि बटोगे कटो वाले बयान पर और जातीय जनगणना पे विपक्ष की, मतलब दोनों में आपको कौन सा सही लगता है? जातीय जनगणना होना चाहिए, हिंदू एकत्रित रहना चाहिए। जातीय जनगणना, देखिए जातीय जनगणना मतलब ये हो कि राजनीति में लोग जातियों में बांट के अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। वरना आप इतिहास उठा के देखिए, जितने भी नेता हैं, चाहे वो आप मायावती की बात कर लीजिए, चाहे आप मुलायम की बात कीजिए, या जितने भी नेता हैं, हमारा ये मानना है कि मायावती आई थी दलितों को मसीहा बन के दलितों की राजनीति करने। उनका जब उन्होंने राजनीतिक करियर शुरुआत किया था
तो एक गरीब घर की बेटी थी। आज उनके पास कई हज़ार करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन दलित के पास जो जितनी गरीब पहले था वही गरीबी आज भी है। दलित की जो भी इनकम है वो अपना खुद के कमाया हुआ है। और मायावती आपको लगता है कि जातियाँ अपने उत्थान खुद स्वयं नहीं चाहती कि हमारे समाज का उत्थान? जितने भी जातीय नेता होते हैं वो सिर्फ अपना विकास चाहते हैं, विकास देखते हैं। हाँ, वो सिर्फ चुनाव के वक्त आपको हिंदुओं को बांटेंगे, हमारा विकास हो, हमारे परिवार का विकास हो, और हमारे जात के लोग मूर्ख बनते हैं, जात के लोग मूर्ख बनते रहे, ये हकीकत है। आप इतिहास में उठा के देखिए, चाहे आप मुलायम सिंह की बात करिए, चाहे मायावती की बात कर लीजिए, ठीक है। मुलायम सिंह भी एक जब राजनीतिक करियर शुरू किए थे तो बहुत गरीब थे, लेकिन आज अखिलेश यादव के पास कई अथाह संपत्ति है। लेकिन जो यादव वर्ग है उसको आप देखिए तो वो अपने बल पे जो पैसा कमाया वो अपने बल पे, अपने मेहनत पे, उसमें समाजवादी का या किसी पार्टी का कोई वो नहीं। तो इसलिए जातियों में बांट के नेता लोग सिर्फ राजनीति करते हैं और उनका कोई नहीं। हिंदू को एक होकर रहना चाहिए। भैया मेरा नाम उमेश है जी। क्या कहेंगे आप? नहीं सुना ही होगा, सारा डिबेट सुन लिया होगा तो नहीं, मुझे ये नहीं पता कि क्या सवाल है आपका। सवाल ये है कि इधर बीजेपी यानी कि योगी जी कह रहे हैं हिंदुओं को लेके कि अगर बटोगे तो कटोगे, उधर विपक्ष कह रहा है कि हमें जातीय जनगणना चाहिए, कि हिंदुओं में कौन सी कितनी जातियाँ हैं ये भी पता होनी चाहिए। तो दोनों के समर्थन में आप क्या कहते हैं कि हिंदू एकत्रित रहे या जातियों में बटे? हिंदू को तो एकत्रित रहना चाहिए, ये तो भाई देश की मांग है। और आगे चल के भाई अगर जातीय गणना भी ज़रूरी है, ये तो एक ब्यौरा है, इसको राजनीति मुद्दा ना बनाया जाए। बाकी ये तो एक ब्यौरा है, इसे तो रखा भी जा सकता है। बाकी अब मोदी जी ये कहें कि भाई सब हिंदू एक साथ रहें, तो उनसे बढ़िया भी कोई बात नहीं है, वो रहना चाहिए। मतलब हिंदू भी रहना चाहिए और जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। हाँ, दोनों कर सकते हैं। क्या है वो एक ब्यौरा, मतलब जैसे कि अब हिसाब किताब रखते हैं अपन, वो भी तो रख सकते हैं ना, मतलब कि इससे देश के लिए ठीक होगा। हाँ ठीक होगा, कोई दिक्कत। दोनों की मांगे ठीक है, हिंदुत्व भी एकत्र है और जातीय जनगणना भी होगा। हाँ बिल्कुल हो जाए। लेकिन जब वोट का समय आएगा तो इन्हीं को जातियों में बार बार विभाजित किया जाएगा। यादव कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, दलित कितने हैं, और मुस्लिमों में कहा जाता है कि वो 19% है। अब भी तो हो रहा है वो, अब नहीं हो रहा, अब भी तो होता है। अभी भी तो अगर देखा जाए तो सरकार को ये पता है, सरकार को पता है कि हमारे देश में कौन सी कितनी जातियां हैं, तो उनको वो लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? जातीय जनगणना होने के बाद ही उनमें समानता है कि क्या लगता है? लाभ तो कोई सरकार देना ही नहीं चाहती, ये तो बात आप भी जानते हैं और सब जानते हैं। पागल बनाती है सरकार, सब पागल बनाती है सरकार, सिर्फ नाम के लिए कहती है, वादे कहती है, अपनी खुद के लिखे हुए वादों पे कभी सरकार वो पूरा नहीं करती। कोई सरकार हो, कोई भी सरकार हो। आप लोगों ये ने सिर्फ हिमाचल प्रदेश को देखा होगा कि राज्य में जो है वित्तीय संकट आ चुका है। वहाँ के मुख्यमंत्री, कांग्रेस शासित राज्य, वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे विधायक, मंत्री, अधिकारी 2-2 महीने का तनख्वाह न ले। क्या तनख्वाह रोक के हिमाचल प्रदेश के जो वित्तीय संकट है उसको उभारा जा सकता है, या जो ये फ्री की योजनाएं चला रखी हैं योजनाएं, इसको बंद किया जाए? इनको कम करके और बंद करके ही कुछ किया जा सकता है। किसी की सैलरी रोक के कभी कोई ना फ्री भी मत दो कि जनता उसकी आदी हो जाए, कि अगले उसके फ्री के चक्कर में पब्लिक एक मोहरा बन के वोट के लिए वो तरस जाए कि मेरे को वोट मिलेगा, जब मेरे को कुछ मिलेगा तो मैं वोट दूंगा तो सरकार बनेगी। जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी स्टेट फ्री की योजनाएं चला रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, या जो भी आप पंजाब में देख लीजिए, वो प्रदेश वित्तीय रूप से बहुत ही संकट में है। उनके ऊपर लाखों हजार करोड़ रुपए का जो है उनके ऊपर कर्ज है। तो ऐसे जनता को भी समझना चाहिए कि जो भी फ्री योजनाएं हैं, जो फ्री में जैसे कि अभी योजनाएं लाई जाए कि हम 10,000 रुपये योजनाएं देंगे या कुछ भी देंगे, जनता को समझना चाहिए और देश के वित्तीय संकट को कम करना चाहिए। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पहली चीज़ ये कि हिंदुत्व को भी बढ़ावा मिले और जातीय समानता के लिए जातियों में जनगणना भी होनी चाहिए। तो ये थी जनता की राय। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।